Hello everyone, it's me Eunice Gorin. Today I'm going to explain you chapter 5 of history, that is the Mauryan Empire. So now let's get started. So first topic that is in our syllabus is sources to reconstruct the age of the Mauryas. So now we'll study about literary sources. Now first book is Indica. Indica, also spelled as Indica, was written by Megasthenes, the Greek ambassador to पाटलिपुत्र. तो इंडिका को हम इंडिका के से भी लिखते हैं और ये बुक लिखी किसने थी? मैगस्थनीस. अब ये मैगस्थनीस कौन है? ये एक ग्रीक एम्बेसडर है टू पाटलिपुत्र. ये एम्बेसडर क्या होता है? जो रिप्रेजेंट कंट्री की अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे एक दूसरी कंट्री में, उसको एम्बेसडर कहते हैं. ही लिव्ड एट द मॉडर्न कैपिटल फॉर अबाउट 5 years. और मॉडर्न कैपिटल मतलब पाटलिपुत्र में वो 5 साल रहा था. From his book, we get a lot of information about organization of the Mauryan army. उसकी बुक से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मॉडर्न आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था तब, पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, ग्रोथ इन द इकोनॉमी स्पेशली एग्रीकल्चर कैसा था तब, और द कस्टम्स एंड रिलीजन ऑफ द पीपल की तब के टाइम में लोगों की कस्टम्स कैसे थे और रिलीजन क्या था उनका, वो सब हमें इंफॉर्मेशन इंडिका से मिलती है. तो अगर आपको बोला जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिका तो आप ये लिखोगे. ओके, यहाँ तक लिखोगे. अभी ये आगे भी है, दिस इज़ ओनली फॉर योर जनरल नॉलेज. मैगस्थनीज ओरिजिनल इंडिका हाउएवर वाज लॉस्ट. कि मैगस्थनीज की जो ओरिजिनल इंडिका थी ना वो लॉस्ट हो गई थी, बट तब बाकी जो ग्रीक राइटर्स थे उन्होंने उसका वर्क कॉपी कर लिया था, तो हमें उनके ज़रिए उसकी ये इंडिका के बारे में पता चलता है. और वो कौन से हैं ग्रीक राइटर्स? स्ट्रैबो, प्लूटार्क एंड जस्टिन. नाउ सेकेंड बुक इज अर्थशास्त्र. द बुक अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य और चाणक्य. ये चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र. इट कंटेन्स अबाउट 6000 वर्सेज डिवाइडेड इनटू 15 सेक्शंस. तो इसमें 6000 वर्सेज है. वर्सेज मतलब 2 लाइन्स, और ये 15 सेक्शंस में डिवाइडेड है. इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूटीज ऑफ द किंग, फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस. तो इस बुक में एक्चुअली है क्या? ये जो चाणक्य था ना उनको बहुत सारी पॉलिटिकल नॉलेज थी, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल बुक अर्थशास्त्र में सारे जो रूल रेगुलेशन थे वो सारे लिख दिए इसमें, जो आज के टाइम में भी रिजेंबल करते हैं ये रूल्स. तो इसमें है क्या? ड्यूटीज़ ऑफ द किंग, कि किंग की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, मिनिस्टर की क्या फंक्शन होने चाहिए, और सिविल सर्विस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, वो सब अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है हमें. इट ऑल्सो डील्स विद हाई लेवल डिप्लोमेसी एंड रिलेशंस बिटवीन वेरियस स्टेट्स. तो बाकी जो स्टेट कंट्रीज़ हैं उनसे कैसे रिलेशन होने चाहिए वो भी इसमें लिखा हुआ है. कौटिल्यस आइडियल स्टेट शुड प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर, ऑर्फन्स, ओल्ड एंड इन्फर्म. तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो आइडियल स्टेट है तो उसको रिलीफ देना चाहिए पुअर, ऑर्फन, ओल्ड एंड इन्फॉर्म. इन्फॉर्म मतलब सिक, इन सबको हेल्प करनी चाहिए. इन द इवेंट ऑफ अ फेमाइन, अगर भूखमरी फैल जाए तो स्टेट ग्रेनरीज जो हैं, मतलब ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है, तो उनको उनके जो दरवाजे हैं वो ओपन कर देने चाहिए जो भूख से मर रहे हैं. तो अदर वर्क्स आर नॉट इन आवर सिलेबस. तो अब पढ़ते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. फर्स्ट इज अशोकन एडिक्ट्स. एन एडिक्ट मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन. तब ये एडिक्ट क्या होती है? ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है, इसको प्रोक्लेमेशन भी कहा जा सकता है. सेकेंड पॉइंट, अशोकाज एडिक्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. अभी जो अशोका की ये एडिक्ट्स हैं इनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. दोज एंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, एक तो रॉक्स में इसको एंग्रेव किया हुआ है, एंड दोज इंसाइज्ड ऑन पिलर्स ऑफ स्टोन, एक पिलर पर भी एंग्रेव किया हुआ है एडिक्ट्स को. दे आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. और ये बहुत अच्छी सोर्स हैं ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, बिकॉज दे आर बेस्ट प्रिजर्व्ड. क्यों? क्योंकि ये बेस्ट प्रिजर्व्ड हैं एंड ऑल्सो बियर द ईयर ऑफ अशोकन रेन. यहाँ तक कि अशोकन रेन की डेट्स, कॉन्केस्ट की डेट्स, सारी इनमें डेट्स लिखी हुई हैं. सो दैट्स वाई दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे द रॉक एडिक्ट्स, जो रॉक के ऊपर एंग्रेव्ड है. द रॉक एडिक्ट्स. A series of 14 rock edicts were discovered at places such as एरागुड़ी, गिरनार, सोपारा, शहबाजगढ़ी. आप ये नाम याद करने हैं आपको, यहाँ पर ब्रैकेट वाले कर सकते हो या ये बिना ब्रैकेट वाले, ठीक है.
एंड 14 रॉक एडिक्ट्स हमें एक सीरीज़ में मिली थी और ये उन प्लेसेस के नाम हैं। अशोका इन रॉक एडिक्ट 12 एट शहबाजगढ़ी। अभी जो रॉक एडिक्ट 12 है वो शहबाजगढ़ी में मिली थी और उसमें क्या है, प्रिस्क्राइब्स फॉलोइंग रूल्स टू बी फॉलोड। इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, नॉन वायलेंस और एब्सटेंशन फ्रॉम किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स, नॉन वायलेंस का है एक तो रूल। सेकेंड इज़ ट्रूथफुलनेस, थर्ड इज़ ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स, एंड फोर्थ इज़ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स टीचर्स। तो ये 4 लिखे हुए हैं रूल्स रॉक एडिक्ट 12 में। एक्चुअली ये हैं किसके रूल्स, अशोकन धम्मा के। उन्होंने एक धम्मा बनाया था, ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर में। ये एक रिलीजन था जो अशोका ने बनाया। नेक्स्ट इज कॉन्केस्ट ऑफ कलिंगा वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकास रेन। जो ये कलिंगा वार हुआ ना, जब अशोका ने जब ये लड़ा, तब ये एक एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था अशोका की लाइफ का। अकॉर्डिंग टू द रॉक एडिक्ट 13, अभी कलिंगा वॉर कहाँ पे मेंशन्ड है, रॉक एडिक्ट 13 में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस। लाइक रॉक एडिक्ट 12 में धम्मा हुआ था, लिखे हुए हैं रूल्स, एंड रॉक एडिक्ट 13 में कलिंगा वॉर मेंशन्ड है। सो इन दिस वॉर about 100,000 people were killed and as many as 150,000 were taken as prisoners। ना इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, 100,000 people were killed and 150,000 were taken as prisoners। The horrors of the war awakened in Ashoka's heart। तो ये सब डिस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ देख के उनका जो हार्ट था, द फीलिंग्स ऑफ प्रोफाउंड सॉरो, वो बहुत दुखी हो गए। एक्चुअली ये वॉर कलिंगा के लोगों से लड़ा गया था अशोका के द्वारा। कलिंगा के जो लोग थे वो ओडिशा में रहते थे और उन्होंने अशोका को सरेंडर करने से मना कर दिया था कि हाँ, हम अशोका के अंडर नहीं आएंगे। इसलिए अशोका और कलिंगा के जो लोग थे उन दोनों ने बहुत अच्छे से ब्रेवली उनके बीच जो था वॉर हुआ एंड बहुत ब्लड शेड हुआ, बहुत डिस्ट्रक्शन हुई। तो ये सब देख के उनका जो मन था वो बदल गया अशोका का कि ऐसे दोबारा से वो ब्लड शेड नहीं करेंगे, ऐसे वॉर नहीं करेंगे दोबारा से। इसलिए उन्होंने अपना जो रिलीजन था अलग से धम्मा भी बनाया उन्होंने, एंड बुद्धिज़्म को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो दिस इज़ कलिंगा वॉर, जो आगे जाके भी हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो द 13th रॉक एडिक्ट सेज The beloved of the gods, the king considers victory by Dhamma to be the foremost victory। तो beloved of the gods अशोका को यहाँ पे रेफर किया गया है। The king considers victory by Dhamma, तो वो उन्होंने धम्मा एक्सेप्ट कर लिया था, बनाया था उन्होंने कि यही है फोरमोस्ट विक्ट्री, इसको अपना लो, यही आपकी है फोरमोस्ट विक्ट्री। इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स। द पिलर्स आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर की पिलर्स सबसे अच्छे स्पेसिमेंस हैं। द आर्ट क्रिटिक्स हैव नथिंग बट एडमिरेशन फॉर दिस पिलर्स। आर्ट क्रिटिक्स भी इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन द रमुंदा पिलर फॉर इंस्टेंस सेज, जैसे रमुंदा पिलर है उस पर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है किंग द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यहाँ पे अशोका को रेफर किया गया। विजिटेड द स्पॉट इन पर्सन एंड ऑफर्ड वर्शिप एट दिस पैलेस बिकॉज द लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न हियर। तो इसमें यह मैंशन किया गया है कि अशोका ने विजिटेड द स्पॉट इन पर्सन। इन पर्सन का क्या मतलब होता है कि फिजिकली प्रेजेंट, कि वो यहाँ पे खुद आए थे। एंड ऑफर्ड वर्शिप एट दिस पैलेस, और यहाँ पे उन्होंने वर्शिप भी ऑफर की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा बॉर्न हुए थे। ये एक्चुअली ये बर्थ प्लेस था बुद्धा का, वहाँ पे वो वर्शिप ऑफर करने गए थे अशोका। फर्दर आगे भी लिखा हुआ है एज द लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न हियर the village of Lumbini was exempted from paying several taxes including land revenue। तो क्योंकि लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे बॉर्न हुए थे तो उन्होंने क्या कर दिया अशोका ने, जो लुम्बिनी का जो विलेज था उसको सेवरल टैक्सेस, कई टैक्सेस से एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग लैंड रेवेन्यू। तो उनसे टैक्सेस जो लेने थे वो बंद कर दिए, लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड टैक्स, ठीक है, उनसे सारे टैक्सेस थे वो सारे उन पे बंद हो गए। और आगे भी है देखो, ये सारे पिलर्स के नाम हैं जो आपने याद करने हैं। लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली तोपरा एंड रामपुरवा पिलर एडिक्ट्स आर रिलेटेड टू धम्मा। और ये जो 3 जो पिलर एडिक्ट्स हैं ये धम्मा से रिलेटेड हैं। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है रॉक एडिक्ट 13, ये जो कलिंगा का था, बट रॉक एडिक्ट 12 ये है धम्मा का। और वैसे ही पिलर का अगर हम देखें, लौरिया नंदनगढ़ और दिल्ली तोपरा रामपुरवा पिलर एडिक्ट्स ये धम्मा से रिलेटेड हैं।
व्हाट डज धम्मा कंसिस्ट ऑफ? अब ये धम्मा क्या है? दिल्ली टोपरा टेक्स्ट इज, अब ये दिल्ली टोपरा टेक्स्ट इसकी बात की गई है कि इसमें लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ वर्चुअस डीड्स, कंपैशन, लाइबरलिटी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी। तो इसमें ये सब लिखा हुआ है कि जो वर्चुअस डीड्स है, अच्छे डीड्स, कंपैशन मतलब लव, लाइबरलिटी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी, तो ये सब धम्मा के रूल्स हैं। सांची स्तूपा। अ स्तूपा इज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स। अब ये सांची स्तूपा ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोन और ब्रिक्स से बना हुआ है। द पर्पस ऑफ अ स्तूपा वॉज टू कमेमोरेट अ सेक्रेट स्पॉट। अभी इसका पर्पस क्या होता है एक स्तूपा का, कि कमेमोरेट अ सेक्रेट स्पॉट, कि कोई एक सेक्रेट स्पॉट है, पवित्र जगह है जहाँ पे फॉर एग्जांपल बुद्धा जिस पेड़ के नीचे बैठा करते थे वो एक सेक्रेट स्पॉट है। और अ पर्टिकुलर इवेंट, या कोई पर्टिकुलर इवेंट, स्पेशल इवेंट हुआ हो। और टू इंश्राइन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा और दोज ऑफ अ बुद्धिस्ट सेंट, या फिर बुद्धा या बुद्धिस्ट सेंट के जो रेलिक्स हैं, रेलिक्स मतलब बोन, टीथ, नेल्स, ये सब जो हैं रेलिक्स, उनको एंश्राइन मतलब इनको प्रिजर्व करना, ये सारा स्तूपा के जो है पर्पज़ है। द स्तूपाज एट भैरत, बोध गया एंड सांची आर मैग्निफिसेंट स्पेसिमेंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, कि बाकी जो ये स्तूपाज हैं ये भी बहुत अच्छे स्पेसिमेंस है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के। द ग्रेट स्तूपा एट सांची नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश is believed to have been originally built in the 3rd century BC by Ashoka to enshrine the relics of Buddha। तो जो ये ग्रेट स्तूपा है, सांची स्तूपा, ये मध्य प्रदेश में है, बिल्ट नियर विदिशा, इज़ बिलीव टू हैव बीन ओरिजिनली बिल्ट, तो 3rd सेंचुरी में ये बना था बाय अशोका, क्योंकि बुद्धा के रेलिक्स को इंश्राइन करने के लिए, बुद्धा के रेलिक्स जैसे नेल, बोन, टीथ, ठीक है, जो भी मैंने बोला, तो इनको इंश्राइन, इनको प्रिजर्व करने के लिए स्तूपा बनाया था। लेटर इट वॉज एनलार्ज ड्यूरिंग द सुंगा पीरियड, तो बाद में सुंगा डायनेस्टी के जो लोग थे, किंग्स थे, उन्होंने सांची स्तूपा को और एनलार्ज कर दिया। द ओरिजिनल स्तूपा वॉज एनक्लोज बाय वुडन रेलिंग, जो ओरिजिनल स्तूपा था वो वुडन रेलिंग से एनक्लोज था, विच वॉज लेटर रिप्लेस बाय मैसिव स्टोन रेलिंग। स्टोन रेलिंग से इसको रिप्लेस कर दिया किसने? सुंगा डायनेस्टी के किंग्स ने। 4 गेटवेज वर ऑल्सो एडेड ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ स्तूपा, 4 गेटवेज ऐड कर दिए। द गेटवेज आर लेविशली कवर्ड, और ये जो गेटवेज हैं इनको बहुत लेविशली कवर किया हुआ है विद मैग्निफिसेंट स्कल्पचर्स विच डिपिक्ट एपिसोड्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ एंड फ्रॉम जटाका टेल्स। तो उसमें क्या स्कल्पचर्स डिपिक्ट किए हुए हैं जो डिपिक्ट करते हैं एपिसोड्स फ्रॉम बुद्धा के जो लाइफ हैं उससे एंड जटाका टेल्स से। बुद्धा वॉज रिप्रेजेंटेड इन सिम्बॉलिक फॉर्म लाइक, और बुद्धा को एक सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है जैसे एक व्हील, that of a wheel or a lotus or a throne under a peepal tree. The Sanchi Stupa reveals a high standard of development in the technical and artistic skill of the people during the Sunga period. तो ये सब जो हैं, ये जो पूरा पैरा है ये फीचर्स ऑफ सांची स्तूपा है, ठीक है। अगर आपको आए फीचर्स ऑफ सांची स्तूपा यू विल राइट दीज पॉइंट्स। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य, मगध वॉज बींग रूल्ड बाय द नंदाज एट दिस टाइम। तो जो मगधा था एक स्टेट है जो नंदास उस टाइम पे रूल कर रहे थे। द नंदा डायनेस्टी प्रोड्यूस 9 किंग्स, और नंदा डायनेस्टी में 9 किंग्स थे हु रूल्ड फॉर अबाउट अ सेंचुरी। 100 साल तक वो रूल कर रहे थे नंदा डायनेस्टी के लोग। द लास्ट ऑफ देम वॉज धनानंदा, और लास्ट जो किंग था उनका वो था धनानंदा, हुज ट्रेजरी वॉज फुल एंड द आर्मी माइटी बट हु वॉज नॉट एट ऑल पॉपुलर, कि वो था तो बहुत पावरफुल बट पॉपुलर नहीं था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ही वॉज डिसलाइक्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट्स मतलब जो उसके कोर्ट के जो लोग थे वो भी उसको पसंद नहीं करते थे। विष्णुगुप्त बेटर नोन एज चाणक्य और कौटिल्य वॉज अ लर्नड ब्राह्मण ऑफ तक्षशिला। तो ये चाणक्य थे, ये एक लर्नड ब्राह्मण थे तक्षशिला के, मतलब उन्होंने तक्षशिला से पढ़ाई की थी। ही हैड गॉन टू पाटलिपुत्र वेयर ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द नंदा किंग। अभी जब वो पाटलिपुत्र गए थे तब नंदा किंग ने उनकी इंसल्ट कर दी थी। ऑन हिज वे बैक टू तक्षशिला ही मेट यंग चंद्रगुप्त हुज मदर प्रोबेबली बिलोंग टू द मौर्य क्लैन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो जब वो जा रहे थे अपने वापस जा रहे थे जब वो तक्षशिला, उनको रास्ते में चंद्रगुप्त मिले, चंद्रगुप्त मौर्य मिले, जिनकी जो मदर थी वो मौर्य क्लैन, ईस्ट इंडिया की मौर्य क्लैन को बिलोंग करती थी। Seeing the signs of greatness in the boy, Chanakya took him
टू हिज नेटिव टाउन ऑफ तक्षशिला। तो उनमें वो ब्रेवरी के साइंस दिखे उनको चाणक्य में, तो वो अपने नेटिव टाउन तक्षशिला में ले गए चाणक्य को। देर ही गेव हिम अ थॉरो एजुकेशन इन द आर्ट्स ऑफ वॉर एंड ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे जाके उन्होंने उनको एजुकेट किया, आर्ट्स ऑफ वॉर और गवर्नमेंट ये सब उनको सिखाया। हिज कॉन्केस्ट, अभी चंद्रगुप्त मौर्य के कॉन्केस्ट क्या थे? द अनस्टेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पंजाब प्रोवाइडेड चंद्रगुप्त विद एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्कर वन किंगडम आफ्टर अनदर। तब पंजाब अनस्टेबल था, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को कि एक किंगडम के बाद अनदर किंगडम कॉन्कर करते जा रहे थे, उनको विक्ट्री पे विक्ट्री मिलती जा रही थी। ही सून मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध, इसलिए उन्होंने वेस्ट पंजाब और सिंध को अपने अंडर कर लिया। चंद्रगुप्त नेक्स्ट टारगेट वॉज मगध। अभी चंद्रगुप्त का नेक्स्ट टारगेट मगध था, जो कि मेन था, इसलिए तो चाणक्य ने उनको ट्रेन किया था। He was able to uproot the Nanda dynasty and to control of their rich and powerful kingdom मगध। तो उन्होंने हरा दिया नंदा डायनेस्टी को, और रिच और जो पावरफुल किंगडम थी मगधा उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। द क्लेवर डिप्लोमेसी ऑफ कौटिल्य चाणक्य played a no less prominent part in it than the bravery and military skill of चंद्रगुप्त। कि चाणक्य की जो क्लेवर डिप्लोमेसी थी उन्होंने भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जितना कि जो चंद्रगुप्त की ब्रेवरी और मिलिट्री स्किल थी। तो ये था कॉन्केस्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड अब हम पढ़ेंगे इन्वेजन ऑफ सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त एक्सपेंडेड द टेरिटरीज ऑफ हिज एम्पायर। अभी उन्होंने जो उनका एम्पायर था एक्सपैंड किया। द टेरिटरीज वेस्ट ऑफ द इंदस वर रूल्ड बाय द ग्रीक किंग सेल्यूकस। अभी जो टेरिटरीज थी ना, इंदस के वेस्ट में जो टेरिटरीज थी वो सारी सेल्यूकस किंग के अंडर आती थी। ही वॉन्टेड टू रिकवर द ग्रीक कॉन्केस्ट इन इंडिया, तो वो उन टेरिटरीज को रिकवर करना चाहते थे। ही क्रॉस द इंदस इन 305 BC एंड होप टू मार्च विक्टोरियसली थ्रू द पंजाब। तो उन्होंने इंदस को क्रॉस कर लिया 305 BC में, और उन्होंने होप किया कि वो मार्जिन विक्टोरियसली पंजाब से कर लें। द मॉरियन आर्मीज रश टू द नॉर्थ वेस्ट एंड इन्फ्लिक्टिंग अ क्रशिंग डिफीट ऑन द इन्वेडर। तो जो मॉरियन आर्मीज थी वो नॉर्थ वेस्ट में गई और इन्वेडर जो सेल्यूकस निकेटर था उसको क्रशिंग डिफीट दी, बुरी तरह से हरा दिया। सेल्यूकस वॉज फोर्स टू रिटायर, वो फोर्स हो गया था रिटायर करने मतलब सरेंडर के लिए, एंड हैड टू परचेज पीस बाय को सीडिंग टू चंद्रगुप्त द टेरिटरीज ऑफ हीरत, कंधार एंड काबुल। तो वो सरेंडर तो हो गया और साथ ही साथ उसने क्या किया, जो टेरिटरीज थी हीरत, कंधार एंड काबुल ये सब चंद्रगुप्त के अंडर कर दी। चंद्रगुप्त प्रेजेंटेड हिम विथ 500 वार एलिफेंट्स। अभी चंद्रगुप्त ने उसको बदले में 500 वार एलिफेंट्स दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि इट इज़ सेड चंद्रगुप्त मैरिड प्रिंसेस हेलीन द डॉटर ऑफ सेल्यूकस। क्योंकि चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस की जो डॉटर थी हेलीन उनसे मैरिज कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि जो वापस से जो सेल्यूकस है उन पर दोबारा से वॉर ना कर दे, तो इसीलिए फ्रेंड रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने मैरी कर ली उससे। द ग्रीक किंग मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द मॉरियन कोर्ट एंड सेंट मैगस्थनीज एज हिज एम्बेसडर हु लिव्ड इन पाटलिपुत्र एंड रोट अ बुक ऑन इंडिया। तो अभी जो ग्रीक किंग था उसने भी फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन कर लिया विद मॉरियन कोर्ट एंड सेंट मैगस्थनीज, इसलिए उन्होंने मैगस्थनीज को भेजा एक एम्बेसडर एज एम्बेसडर, जो कि पाटलिपुत्र में रहा और इंडिया के ऊपर बुक लिखी जो हमने अभी पढ़ा है पहले। और वो कौन सी बुक थी? इंडिका। द ग्रेटनेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अभी उनकी ग्रेटनेस, चंद्रगुप्त हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। जो चंद्रगुप्त है उनको हम वो हिस्ट्री का फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर है इंडिया का। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू मिस्र इन साउथ। और उनका जो एम्पायर था वो कहाँ तक एक्सपेंडेड था? वो था मिस्र, साउथ में वो मिस्र तक था। काबुल इन नॉर्थ वेस्ट, इट स्ट्रेच फ्रॉम सौराष्ट्र इन वेस्ट टू बंगाल इन ईस्ट। According to the Jain tradition, Chandragupta renounced princely life and settled down at a place Shravan Belgola in southern India. तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन कि चंद्रगुप्त रिनाउंस प्रिंसली लाइफ, तो बाय द एंड ऑफ हिज रेन ना उन्होंने प्रिंसली लाइफ उन्होंने रिनाउंस कर दी थी, त्याग दी थी, और शरवन बेलगोला इन सदर्न इंडिया में वो सेटल डाउन हो गए थे, वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे।
There is a hill nearby called Chandragiri which seems to have been named after him. एक हिल है नियर बाय चंद्रगिरी जो कि उनके नाम के पीछे नाम रखा गया है इसका. From Kautilya's Arthashastra we gain a lot of knowledge about modern administration and life of the people. तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उनसे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, पॉलिटिकल नॉलेज. So this was all for today. If you found this video helpful, so please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.